नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में लगभग हर बार आता है, बर्नौली की प्रमेय। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को देखने वाले हैं कि अगर बर्नौली की प्रमेय आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स में आती है तो उसको आपको लिखना कैसे है और आखिरकार ये बर्नौली प्रमेय होती क्या है। तो अगर आप पहली बार लर्निंग डे से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री में कोई भी अदर चैनल ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा कंटेंट दे। सारे चैनल आपको कोर्स बेचते हैं। लर्निंग डे एक परिवार है और परिवार अपने हर एक बच्चों को बिल्कुल फ्री में सारा का सारा कंटेंट देता है। साथ ही साथ नोट्स पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बर्नौली की जो प्रमेय है इसमें 2 मेन कॉन्सेप्ट आता है। दोनों कॉन्सेप्ट होता है असंपीड्य और आसयान। अब इन दोनों को अगर असंपीड्य और आसयान दोनों को हम मिला देते हैं तो आप लिख सकते हैं सीधे सीधे आदर्श। चाहे आदर्श आप तरल लिखें, आदर्श द्रव लिखें, दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बर्नौली के प्रमेय हम बात करें तो वहां पर आपको मिलेगा, जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बढ़ता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर या इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बर्नौली की प्रमेय है इसको मैं 2 लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। पहली लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से सुनना। जब कोई आदर्श द्रव किसे कहते हैं? वह द्रव जो असंपीड्य हो और वह द्रव जो आसयान्य हो। यहां पर तरल है तो हम कहेंगे कि वह द्रव जो असंपीड्य तरल हो और वह तरल जो आसयान हो, उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? आदर्श तरल बोलते हैं। जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के, मान लीजिए ये एक नली है और इस पे कोई भी एक तरल है जो धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो इस नली के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक द्रव्यमान का, जो तरल हमारा प्रवाहित हो रहा है, अगर इसके द्रव्यमान को हम एकांक मान लें, m=1 मान लें, तो इसकी तीनों ऊर्जाएं, जो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वो नियत होता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत होती है। अब इसको और ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करना है ताकि आपको 3 नंबर या फिर 4 नंबर, जितने भी नंबर में आया रहे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। आपको लिखना कैसे इसको, इसके लिए समझना, आपको ये डिफिनीशन लिखने के बाद लिखना है कि कुल ऊर्जा बराबर दाब ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी के योग के बराबर होती है। कुल ऊर्जा बराबर दाब ऊर्जा प्लस आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब इसी में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, उस यांत्रिक ऊर्जा को 2 रूपों में हम परिवर्तित फिर से कर देते हैं। जो यांत्रिक हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब कहने का क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि जो टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी वो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक या स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी के तीनों के योग के बराबर होगी। अब क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि तीनों ऊर्जाओं का जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। तो ये जो टोटल एनर्जी होगी ये एक नियतांक हो जाएगी। अब हम इसको नए लैंग्वेज में फिर से लिख सकते हैं कि दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू नियतांक। अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इतना लिख देने से काम हमारा बन जाएगा? तो मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों इसके आगे अगर आप एक लाइन और ऐड कर देंगे तो चीजें आपके लिए भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसका मेन जो नजर जाएगी इस पॉइंट पर जाएगी और इसी पॉइंट पर नजर उसकी जाते ही तुरंत वो समझ लेगा कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखी है। अब दोस्तों इसके बाद आगे आपको लिखना है कि हम जानते हैं वी नो दैट कि दाब ऊर्जा बराबर पी, जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है एकांक द्रव्यमान के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि द्रव्यमान हमने कितना माना है, m= हमने 1 माना है। तो अगर हम द्रव्यमान एकांक मान के चल रहे हैं तो हमारी जो प्रेशर एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी P, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमारी हो जाएगी ρgh, और जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1/2 ρv², और ये पूरा का पूरा जो होगा ये एक कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से एक हमें ये फार्मूला मिल गया, इसको आपको लिख के एक ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है।
बॉक्स में जब आप इसको बंद कर देंगे ब्लैक कलर के, आप इसको ब्लू से लिख देना अंदर वाली चीज को, और आप इसको ब्लैक से इसके ऊपर बाउंड्री कर देना सिंगल स्ट्रोक में, केवल एक ही बार। तब इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने जाएगा तो उसकी नजर सीधे सीधे इस बॉक्स पर पड़ेगी और वो समझ लेगा कि हाँ भाई लड़के ने लिखा है कि दाब ऊर्जा P होती है, स्थितिज ऊर्जा ρgh होती है और गतिज ऊर्जा 1/2 ρv² होती है और ये कांस्टेंट है। मतलब लड़के को बर्नौली के प्रमेय बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक काम और इसमें करना, हर एक चीज लिख देना कि दाब ऊर्जा इज इक्वल टू P, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू ρgh और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 ρv²। अब फिर उसके बाद इस लाइन को आप लिख देना। यहां पर और ज्यादा इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं कि P क्या है, दाब ऊर्जा है। यहां पर जो रो हमने यूज किया है, रो क्या है, हमारा एक घनत्व है, डेंसिटी है। V क्या है, हमारी वेग है, आदर्श तरल का वेग है नली में। और H क्या है, नली की ऊंचाई है। और G हम सभी को पता है गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसके बाद यही हो जाती है आपकी मेन बर्नौली के प्रमेय। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख लेना। अब दोस्तों अगर हम इसके सेकंड लैंग्वेज पर चलें या इसके अनुप्रयोग की तरफ बढ़ें, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और इसका दिखाना चाहता हूँ। आपको मान लीजिए सारी चीज़ें पता तो होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। तो इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो हर्षित सर ने बताया है कि पेपर में कॉपी कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप जरूर देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके। एक और वीडियो हम लोगों ने बनाया है टॉप 15 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, इसको भी आप जरूर देख लेना। अब दोस्तों सेकंड लैंग्वेज में अगर हम आ जाएं तो सेकंड लैंग्वेज कह रहा है कि जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव, अभी तक हम क्या कह रहे थे, सीधे सीधे हम इसको आदर्श तरल कह दे रहे थे या आदर्श हम द्रव कह दे रहे थे। अब सेकंड लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं कि जब कोई असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल तथा आसयान द्रव, जिसको हम नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखीय प्रवाह में, इस धारा रेखीय प्रवाह को आपको मिस नहीं करना है। धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन, अभी तक हमने क्या माना था, m इज इक्वल टू 1 माना था। यहां पर हमने क्या मान लिया, प्रति एकांक आयतन मान लिया। आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक नियतांक होता है। अब इसके बाद इस अगर लाइन को आप देखोगे, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट लैंग्वेज में मैंने बताया था, तो वहां भी सेम चीज थी, P प्लस ρgh प्लस 1/2 ρv²। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आपको जरूर लिखना है दोस्तों एग्जाम में। आपको इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं लिखना है क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज डेफिनेशन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन ये जो फार्मूला आएगा ये हर एक जगह सेम आएगा। तो इसीलिए इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको जरूर से जरूर आपको लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से आगे क्लैरिफाई भी करना है। और अगर दोस्तों हम इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो आप एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। फुहारे पर गेंद का टिकना, फुहारे पर अगर आप मारेंगे, तेजी से फुहारा मारेंगे, बचपन में हम लोग ऐसे करते हैं, तो उस पर छोटी बॉल जो होती है वो उसी पर रुक जाती है। ये तो हो जाता है बर्नौली के प्रमेय का एक अनुप्रयोग। अगर इसी बर्नौली की प्रमेय का हम अदर अनुप्रयोग देखने जाएं तो हवाई जहाज का वायु में उड़ना, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, जो भी उड़ने वाली चीजें हैं जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सारी की सारी चीजें बर्नौली के थ्योरम P प्लस ρgh प्लस 1/2 ρv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बेसिस पर ही ये आसमान में उड़ती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हवाई जहाज का वायु में उड़ना कि इसके बाद अगर आप इंटरव्यू में जब भी कभी बैठेंगे तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हवाई जहाज हवा में क्यों उड़ता है। तो उसका सीधा सीधा फंडा यही होता है कि हवाई जहाज हवा में बर्नौली के प्रमेय के कारण उड़ता है। और फिर आपसे जो एग्जामिनर होगा या जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे पूछ सकता है कि बर्नौली के प्रमेय क्या है। तो आपको जो प्रमेय मैंने दो लैंग्वेज में बताई, आप दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा फंडा यही चल रहा है कि आपका बेसिक कंप्लीट हो और आपको हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें बिना किसी कोर्स परचेजिंग के, बिना किसी और एक्स्ट्रा मनी आपके वेस्ट के। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर जुड़ना है और वीडियो कैसा लग रहा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब यहां पर अगर हम एक और कॉन्सेप्ट इसके नीचे लिख देंगे, आदर्श द्रव के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो आदर्श द्रव वह द्रव होता है जो असंपीड्य होता है तथा जो आसयान होता है। कुछ लड़के कहते थे सर आप इंग्लिश में भी बताइए, तो आप भैया असंपीड्य को आप नॉन कंप्रेसिबल बोल सकते हैं, आसयान को आप नॉन विस्कोसिटी बोल सकते हैं, द्रव को आप लिक्विड बोल सकते हैं। जो द्रव असंपीड्य हो तथा आसयान हो उसी द्रव को हम आदर्श द्रव कहते
हैं। एक चीज़ आपको जो अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है धारा रेखीय प्रवाह, इस प्रवाह को 3 प्रकार के जो 3 या 4 प्रकार के जो प्रवाह होते हैं इनको आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे प्रवाह वाले कॉन्सेप्ट। अब जो ये होता है आपका असंपीड्य या आदर्श जो द्रव होता है, इसके उदाहरण क्या हैं? तो चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी का गाड़ी की ओर खिंच जाना, यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है। प्रचंड आंधी में घरों के छप्पर अथवा टिन की छत का उड़ जाना, यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है बर्नौली के प्रमेय पर आधारित। तो दोस्तों उम्मीद है हमने जो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की, बर्नौली के प्रमेय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, मैक्सिमम टाइम अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको दोस्तों आपके एग्जाम में बर्नौली के प्रमेय ज़रूर मिलती है। उस बर्नौली के प्रमेय को अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो कभी 3 नंबर में कभी 4 नंबर में ज़रूर आती है। तो बिल्कुल आपको डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे आपके एग्जाम तक एक बहुत अच्छा सा वीडियो लर्निंग डे पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को ज़रूर आप देखें। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, बहुत अच्छी वीडियो होती है। ऐसी वीडियो होती है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती है। तो इस वीडियो को कभी भी मिस मत करिए। डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे इसी टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन की जो भी वीडियो होती हैं वो वीडियो भी मिला करती हैं डेली बेसिस पर। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से तुरंत ज्वाइन करें। वीडियो में कमेंट करें, अपने दोस्तों सौरभ ओझा को दीजिए इजाज़त। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।